नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुंबई के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम मनोज है। तो चलिए अब ये कहानी मनोज के नज़रिए से सुनते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम चंदन है, जो कि बचपन में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हम बहुत अच्छे दोस्त बने रहे और अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दिन ऐसे ही सुबह के टाइम पर चंदन का फोन आता है। फोन पर उसने मुझे अपने घर पर आने को कहा। कारण पूछने पर उसने बताया कि हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। इसके बाद मैंने अपनी माँ से चंदन के घर जाने के लिए पूछा। उन्होंने चंदन का नाम सुनते ही मुझे जाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि चंदन सभी की नज़रों में एक अच्छा लड़का था। वह जब भी मेरे घर पर आता था तो फौरन मेरी माँ के चरण छूता था, इसलिए मैं कभी कभी उसे संस्कारी बाबू कहकर भी चिढ़ाता था। खैर, मैं उसी दिन चंदन के पास उसके घर पहुँच जाता हूँ, लेकिन शायद उसके घर को घर कहना भी गलत ही होगा, क्योंकि वह एक बड़े से आलीशान बंगले में रहता था। उसके पिता विजेंद्र ठाकुर शहर के जाने माने रईस थे। वो अनेकों कंपनियों के मालिक थे और उनके अलग अलग शहरों में बहुत से बंगले थे, जहां अक्सर मैं और चंदन आते जाते रहते थे। इस बार भी क्या कहीं ऐसी ही जगह जाने का प्लान था। ये सब सोचते हुए जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे यूं गले से लगा लिया जैसे हम बरसों बाद मिल रहे हों। मैंने भी उसे छेड़ते हुए कहा, बस कर बे नौटंकीबाज, मतलब की बात पर आ। बता क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में आजकल, जो मुझे सुबह सुबह यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ा। तभी चंदन मुझसे कहता है, बताऊंगा यार, थोड़ी ठंड रख। चल पहले पापी पेट की भी कुछ आग बुझा लें। इसके बाद एक नौकर ने हमारे लिए खाना लगाया। खाना खाकर हम दोनों कमरे में पहुंचे। वहां पर उसने मुझे बताया कि इस बार हम मसूरी जा रहे हैं। वहां की खूबसूरती देखकर नाचने लगेगा तू। हरियाली ही हरियाली और आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़। उन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे हुए मसूरी शहर से कुछ ही दूरी पर हमारा बंगला है। हम दोनों की अगली ट्रिप वहीं की होगी। मेरा शक आखिर सही साबित हुआ था। वह बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा एक और टूर पर जाने का जुगाड़ कर चुका था, मगर उसने इस बार अपने घर वालों से यह बात छुपाई थी कि वह मसूरी जा रहा है। मगर क्यों? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार खटक रहा था, क्योंकि इससे पहले चंदन ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो फिर इस बार वह ऐसा क्यों कर रहा था? जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा चिंता में डालने वाला था। उसने कहा, अभी मैं तुमको इसकी वजह नहीं बता सकता, लेकिन वहां पहुंचकर तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। अब चल जल्दी से अपने सवालों का पिटारा बंद कर और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन निकलते हैं। मुझे हर बार की तरह इस बार कुछ ज्यादा उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। वजह तो ठीक ठीक अभी मैं भी नहीं समझ पाया था, लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से मैं वहां जाने के लिए कुछ खास उत्सुक नहीं था। जाते समय चंदन ने अपने मम्मी पापा को बोला कि वह अपने मुंबई वाले घर जा रहा है। मुझे उसका यूं झूठ बोलकर वहां से जाना ठीक नहीं लग रहा था, मगर मैं कुछ सोचते हुए चुप ही रहा। फिर चंदन ने अपनी सफेद रंग की कार निकाली और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह लेकर वहां से निकल लिया। उसके साथ कार में बगल वाली सीट पर मैं भी बैठा था। पर मुझे अचंभा तब होता है जब एक जगह रास्ते में कार रोककर वह दो लड़कियों को अपनी कार में बैठाता है। उनमें से एक लड़की को तो मैं भली भांति जानता भी था, क्योंकि वह भी कभी हमारे साथ पढ़ती थी। उसका नाम मनीषा था और दूसरी जो थी वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। पूछने पर पता लगा कि वह मनीषा की दोस्त सोनिया है। अब हम कुल 4 लोग हो चुके थे। चंदन ने मेरी ही तरह उनको भी सुंदर सुंदर सपने दिखाकर अपने साथ चलने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। वह बात अलग थी कि उसने मुझसे इस बारे में पहले कुछ नहीं बताया था। करीब 2 दिन ड्राइव करने के बाद हम हरे भरे पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। वह जगह तो सचमुच बहुत सुंदर थी। जैसा चंदन ने बताया था
उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। मैंने अपने पास वाली खिड़की खोली और ठंडी हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। घुमावदार रास्ते पर काफी देर तक चलते रहने के बाद हमारी गाड़ी एक आलीशान और सुंदर से बंगले के सामने जाकर रुक जाती है। उसे देखकर हम सब बहुत खुश हो गए थे। बंगले से थोड़ी दूरी पर ही एक छोटा सा कमरा बना था, जिसमें से 2 आदमी निकल कर आते हैं, जो उस बंगले के चौकीदार या फिर यूं कहूं कि नौकर थे। उन्होंने गाड़ी से हमारा सामान उतारा और उनमें से एक आदमी सामान को अंदर ले जाने लगा, पर दूसरा आदमी वहीं रुककर चंदन से बोला, साहब आप यूं एकदम से बिना बताए यहाँ कैसे? उसकी यह बात सुनकर चंदन उससे कहता है कि तो क्या हुआ रामू, अपना बंगला है, जब जी चाहे तब आ सकते हैं यहाँ। शायद उस आदमी का नाम रामू था। तभी रामू फिर से चंदन से कहता है, वो सब तो ठीक है मालिक, मगर आप तो भली भांति जानते हैं कि बड़े साहब ना तो खुद कभी यहाँ आते हैं और आज से पहले ना कभी आपको यहाँ आने दिया, लेकिन आज आप अचानक से यहाँ। तभी चंदन उससे थोड़ी रूखी आवाज में कहता है, हम सबको यूं ही बातों से पकाओगे या फिर कुछ खाना वाना भी पकाओगे? चंदन की इस बात पर वह दोनों लड़कियां हंस पड़ी, लेकिन मैं कुछ और ही सोचने में मशगूल हो गया था। आखिर इस बंगले में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके पापा भी यहाँ नहीं आते थे और वह चंदन को भी यहाँ इस बंगले पर क्यों नहीं आने देना चाहते थे? आखिर इन सब के पीछे क्या वजह थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई थी कि चंदन के पापा नहीं चाहते थे कि चंदन यहाँ आए। शायद इसीलिए चंदन अपने घर वालों से झूठ बोलकर यहाँ आया था। मगर सवाल एक बार फिर वहीं आकर अटक गया कि इतनी खूबसूरत जगह पर कोई क्यों किसी को आने से रोकेगा। खैर, हम सभी बंगले के अंदर पहुंच गए थे। बंगला जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर वो भीतर जाने पर दिखाई पड़ा। कमरों की खिड़कियां खोलने पर हरे भरे पहाड़ और गहरी खाई दिखाई दे रही थी। तरह तरह के पक्षियों के सुंदर स्वर सुनाई दे रहे थे। वो दोनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थीं, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी भी वही सवाल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने बंगले से बाहर जाकर रामू से पूछा, चंदन के पापा क्यों नहीं चाहते कि चंदन यहाँ आए? मेरे ऐसा पूछने पर रामू ने कुछ बेचैनी से जवाब दिया, अगर मैं इसकी वजह बताऊंगा तो शायद आप उस पर यकीन नहीं करोगे। रामू के इस जवाब ने मेरी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी थी। फिर मैंने उससे कहा, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। इस पर लंबी सांस लेते हुए रामू ने बताना शुरू किया, वर्षों पहले बड़े साहब यानी कि चंदन बाबा के पापा यहाँ घूमने आए थे। ये जगह उनको इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने मुंह मांगी कीमत पर इस बंगले को खरीद लिया। उन्होंने एक से एक कीमती सामान मंगवाकर इस बंगले को सजाया था। उसके बाद एक बार बड़े साहब और उनकी पत्नी यहाँ पर ठहरने के लिए आए, मगर उसके बाद दूसरी रात में ही उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि रात में आने वाली अजीब और डरावनी आवाजें। मेम साहब तो डर के मारे चीख ही पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक परछाई भागती हुई देखी थी। किसी तरह उन्होंने वह रात तो जागकर गुजारी, मगर अगले ही दिन वे दोनों यहाँ से चले गए और फिर कभी भी दोबारा यहाँ नहीं आए। उसके बाद बड़े साहब ने इसको बेचने की कोशिश की, मगर एक रात यहाँ ठहरने के बाद ही इसे खरीदने वाला भी यहाँ से डर कर भाग गया, क्योंकि उसने भी यहाँ कुछ ऐसा देखा था जो कि सामान्य नहीं था। उसके बाद बड़े मालिक ने इस बंगले के बाहर यह कमरा बनवाया और हम दोनों को यहाँ नौकरी पर इसकी देखरेख करने के लिए छोड़ दिया। उसकी पूरी बात सुनकर मैं फैसला नहीं कर पाया कि इन बातों में कितनी सच्चाई छुपी है। इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या तुमने कभी रात के समय बंगले के भीतर जाने की कोशिश की है? लेकिन मेरे ऐसा पूछते ही वो डरते हुए बोला, नहीं साहब, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं इन झमेले में नहीं पड़ना चाहता, और मैं तो आपको भी कहता हूँ कि रात होने से पहले ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने कानों से भयानक आवाज़ें सुनी हैं जो इस बंगले के भीतर से ही आती हैं। इससे आगे मैं उस आदमी से और कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही चंदन मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर खींचने लगा। उसने मुझसे कहा, चलो यार, एक बार अंदर चलकर तो देखो, तुम्हारी होने वाली धर्मपत्नी नीली ड्रेस में कितनी मस्त लग रही है।
उसका इशारा सोनिया की ओर था। यहाँ रामू मुझे हॉरर कहानियां सुना सुनाकर डरा रहा था और एक ये महाशय मुझे रोमांस की दुनिया के सपने दिखा रहे थे। मैंने एक बार पीछे मुड़कर रामू की ओर देखा और चंदन के साथ भीतर चल पड़ा। लेकिन मेरे मन में अब यह सवाल उमड़ने लगे थे कि क्या हमें रात में यहाँ रुकना चाहिए। रामू ने जो कहा, क्या वह सब सच है? तो फिर इतना बड़ा सच जानते हुए भी चंदन यहाँ क्यों चला आया? या फिर वह भी मेरी ही तरह इन सब बातों को बकवास मानता है? जो भी हो, अब मामला दिलचस्प हो चला था। थोड़ी देर बाद सूरज पश्चिम दिशा में छिपने का संकेत देने लगा और मेरे मन में कई तरह की शंकाएं और अनसुलझे रहस्य घूमने लगे। अब धीरे धीरे शाम होने के बाद रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। खाना पीना करते करते रात के 11 बज चुके थे और उसके बाद हम सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जब मैं सोने के लिए आंखें बंद कर ही रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे के दरवाजे को कोई जोर जोर से बाहर से पीटने लगा। मैंने समय देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने फोन को एक ओर रखा और दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे सामने सोनिया खड़ी थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजे से हट गया। उसके भीतर आने के बाद मैंने वापस दरवाजे को बंद किया और उससे यहां आने का कारण पूछा। उसने बताया, मुझे अकेले में डर लग रहा था, इसीलिए यहां आपके पास आ गई। उसकी इस बात पर मेरा माथा ठनका और मैंने पूछा, मगर तुम्हारे साथ तो मनीषा भी थी। अभी वह मेरी इस बात का कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली चीख से पूरा बंगला गूंज उठा। वह चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि सोनिया डरकर मुझसे लिपट गई और भय से थर थर कांपने लगी। अचानक हुई इस घटना ने मेरे भी कान खड़े कर दिए थे। क्या रामू की बात सच थी? क्या यहाँ सचमुच किसी बुरी आत्मा का वास था? अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बाहर से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई हिंसक जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। खुशनुमा और खूबसूरत दिखाई देने वाला माहौल अब एकदम से रहस्यमय और डरावना महसूस होने लगा था। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जब उसे खोलना चाहा, तभी डरी हुई सोनिया ने मुझसे कहा, प्लीज दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने एक पल के लिए रुककर जब सोनिया की ओर देखा तो उसका सुंदर चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप डरिए नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बंगले के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, इसलिए किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वह कांपती हुई आवाज में बोली, आप एक बार चंदन को फोन करके पूछिए, क्या उसने भी कोई ऐसी आवाज सुनी है? सोनिया की यह बात मुझे सही लगी और मैंने अपने फोन से चंदन को कॉल करने का निश्चय किया। मगर इससे पहले कि मैं चंदन से संपर्क कर पाता, उस कमरे के दरवाजे को फिर से कोई बाहर से पीटने लगा था। ये सब देखकर एक बार फिर से सोनिया डर गई। फिर मैंने आवाज लगाई, कौन है? तभी दरवाजे के उस पार से आवाज आती है, अबे गधे, बाहर मैं हूं चंदन, दरवाजा खोल। यानी कि दरवाजे को खटखटाने वाला चंदन ही था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला। बाहर चंदन और मनीषा दोनों खड़े थे। उनके मन में भी वही सवाल थे जो मेरे और सोनिया के मन में थे। लेकिन फिर चंदन ने पूछ ही लिया, अभी अभी मैंने और मनीषा ने एक तेज चीख सुनी थी जो किसी लड़की की लग रही थी और वह चीख यहीं कहीं से आई थी। उसकी यह बात सुनकर अब मेरा गुस्सा उस पर फूट ही पड़ा। अबे साले, अगर हमें भूतिया जगह पर पिकनिक मनाने लाएगा तो चुड़ैलों की चीखें ही तो सुनाई देंगी ना। तभी चंदन मुझसे कहता है, क्या बक रहा है बे डरपोक, क्या अनपढ़ लोगों जैसी बातें कर रहा है? भूत प्रेत भी भला होते हैं कभी, क्यों बेकार में ही इन लड़कियों को डरा रहा है तू? अब मैंने भी चिढ़ते हुए कहा, अगर इस जगह में कोई खोट नहीं था तो तेरे पापा यहाँ पर दोबारा कभी क्यों नहीं आए? और तुम्हारे यहाँ आने पर भी उन्होंने पाबंदी क्यों लगाई हुई है? इन सब का क्या जवाब है तेरे पास? हम सबको गुमराह करके यहाँ क्यों लाया तू, जबकि तू भली भांति जानता था कि यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। ये सब सुनकर मनीषा और सोनिया डर गई थीं। यहाँ के चौकीदार रामू ने भी मुझसे साफ साफ कहा है कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। चंदन ने इस पर मुझसे कहा, देख भाई, यह सब भूत प्रेत की कहानी फिल्मों में ही अच्छी लगती है,
रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या तू इन सब पर विश्वास करता है? मैंने उससे कहा, विश्वास तो नहीं करता, मगर वह चीख और किसी जानवर की तरह गुर्राने की आवाजें क्या थीं? क्या इसके बारे में कुछ बता सकता है तू? इस बात का जवाब चंदन के पास भी नहीं था। फैसला हुआ कि दोनों लड़कियां एक कमरे में रहेंगी और मैं और चंदन पूरे बंगले की छानबीन करेंगे। लड़कियां कमरे में हमसे अलग रहने से डर रही थीं, मगर हमने उन्हें हौसला दिया और कहा कि एक बार फोन करते ही हम उनके पास फौरन दौड़े चले आएंगे। इस तरह उन दोनों को एक कमरे में ठहराकर हमने उस रहस्यमयी बंगले की छानबीन शुरू करने का फैसला कर लिया था। अभी हम दोनों ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की सोच ही रहे थे कि अचानक से ही बिजली गुल हो गई। अब हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया था, जिसके बाद हमने फोन की टॉर्च जला ली। लेकिन तभी अचानक ही मेरी नजर ऊपर की तरफ चली जाती है और ऊपर की तरफ देखते ही मैं अचानक से चौंक पड़ता हूं, क्योंकि ऊपर की मंजिल पर मुझे कोई काला साया खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह चमक रही थीं। उसे देखते ही मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। क्या सचमुच वह कोई आत्मा थी जो इस बंगले में भटक रही थी? भूतों पर विश्वास न करने की मेरी थ्योरी अब धराशायी होती नजर आ रही थी। इतने में ही चंदन ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया था। फिर मैं भी धड़कते दिल से उसके पीछे पीछे चल रहा था। अभी हम थोड़ा ही ऊपर चढ़े थे कि सामने से चंदन से कोई साया तेजी से आकर टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह चीखता हुआ मेरे ऊपर आ गिरा और हम दोनों सीढ़ियों से वापस नीचे लुढ़कते चले गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि हमें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया था। मैंने जल्दी से उठकर जब चंदन को संभाला तो देखा कि उसके होंठ से खून बह रहा था। अपने होठों से खून को पोंछते हुए चंदन बोला, वह अचानक से क्या था? मगर मैं उसके सवाल का जवाब कहां से देता, क्योंकि मैं खुद भी ये सब देखकर हैरान और परेशान था। इतने में ही एक जोरदार हंसी पूरे बंगले में गूंजने लगी। हंसी एक कमरे की तरफ से आई थी। अब चंदन और मैं तेजी से उस ओर भागे जिस तरफ से वह हंसने की आवाज आ रही थी। अभी हम दोनों उस तरफ जा ही रहे थे कि तभी चंदन के फोन पर मनीषा का फोन आ गया। फोन पर हमें मनीषा की डरी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वह चीख रही थी, मुझे बचा लो चंदन, वरना यह मुझे मार डालेगी। मनीषा की वह डरी हुई आवाज सुनने के बाद हम दोनों वापस लड़कियों के कमरे की ओर भागे। भागते हुए मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मनीषा के साथ ऐसा क्या घट रहा होगा जो वह इतनी ज्यादा डरी हुई आवाज में बोल रही थी। कौन मार डालेगी उसको? लेकिन फिर उनके कमरे में पहुंचकर जो नजारा चंदन और मेरी आंखों के सामने था, उस पर हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। हम दोनों के चेहरों पर अचानक से हैरानी छा गई थी, क्योंकि वह नजारा ही कल्पना से परे था। दरअसल सोनिया मनीषा के सिर के बालों को अपने हाथों में पकड़े हुए किसी चुड़ैल की तरह गुर्रा रही थी। उसके सुंदर से चेहरे पर हैवानियत नाच रही थी और उसके काबू में खड़ी हुई रचना डर से थर थर कांप रही थी। तभी चंदन एक पल के लिए हैरानी के सागर से उभरकर बाहर आता है और सोनिया पर चिल्लाता है, ये सब क्या बदतमीजी है सोनिया? मनीषा को इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? चंदन के मुंह से यह बात सुनते ही सोनिया उसके ऊपर गुर्राते हुए चिल्लाने लगती है और कहती है, वह तो अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मैंने इसको इस तरह से क्यों पकड़ रखा है। लेकिन तुम लोगों ने आज रात को यहाँ पर रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह बंगला सिर्फ मेरा है और मैं यहाँ पर किसी को भी मेरे अलावा रहते हुए नहीं देख सकती। यहाँ पर सिर्फ वही लोग रहते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाते हैं। और अभी तक मेरे परिवार में कुल 4 लोग शामिल हैं, जिनके बारे में अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन आज शायद 4 लोग और शामिल होने वाले हैं, जिनमें से एक को तो मैंने पहले से ही शामिल कर रखा है। अब सोनिया के मुंह से यह बात सुनकर मैं यह तो समझ गया था कि यह सब बातें सोनिया नहीं बोल रही हैं, बल्कि शायद उसके ऊपर जो साया हावी हो रखा है वह यह सब बातें बोल रहा है। लेकिन वह साया कौन था और वह ऐसा क्यों कह रहा था कि एक को तो मैंने पहले से ही अपने परिवार में शामिल कर लिया है? उस वक्त मैं सोच रहा था कि क्या सोनिया के ऊपर उसी चुड़ैल का साया हावी हो चुका है जिसके बारे में मुझे इस बंगले में चौकीदारी का काम करने वाले रामू ने बताया था।
अब जैसे ही मुझे यह ख्याल आता है तो मैं बीच में ही बोल पड़ता हूं और उससे कहता हूं, आखिर तुम हम लोगों से चाहती क्या हो? मेरे मुंह से यह बात सुनकर सोनिया गुर्राते हुए मुझसे कहती है, इन सब में तुम ही मुझे समझदार लग रहे हो। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूं कि तुम अभी की अभी यहां से निकल जाओ। अगर तुम लोग यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगी जो मैंने तुम्हारी एक दोस्त का किया है। ये बात कहकर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही अब सोनिया का रूप बदलने लगा था। उसका वह खूबसूरत सा दिखने वाला चेहरा अब उसकी हंसी के साथ साथ काफी ज्यादा डरावना नजर आने लगा था। हंसते हंसते ही उसके चेहरे पर अचानक से झुर्रियां पड़ने लगी थीं और साथ ही उसकी त्वचा भी काली होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले धब्बे बनने लगे थे और साथ ही उसके होंठ किसी बूढ़ी औरत की तरह नीचे की तरफ लटक गए थे, जिनसे कि एक अजीब सी लार टपक रही थी। और उन लटके हुए होठों से टपकती हुई लार के बीच जब वह हंस रही थी तो हंसते वक्त मुझे उसके दांत दिखाई दे रहे थे। उसके दांतों को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि उसके मुंह में सिर्फ 2 दांत ही बचे हैं, जो कि काफी ज्यादा नुकीले हैं, और बाकी का उसका पूरा मुंह खोखला था। लेकिन उस वक्त धीरे धीरे जवान दिखने वाली वह सोनिया अब एक बूढ़ी चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसको इस तरह से रूप बदलता हुआ देखकर मेरे और चंदन के साथ साथ मनीषा भी पूरी तरह से कांपने लगी थी, क्योंकि उस वक्त उस बूढ़ी चुड़ैल ने मनीषा के सिर के बालों को पकड़ रखा था और उसे बिल्कुल अपने पास में जकड़कर खड़ा कर रखा था। यह सब होते हुए देखकर चंदन की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज उसके सामने सच में उसने एक चुड़ैल को अपना रूप बदलते हुए देखा था। धीरे धीरे वह चुड़ैल अपने और भी आक्रामक रूप में आने लगी थी। अब वो धीरे धीरे अपने एक हाथ से मनीषा की गर्दन को पकड़कर और दूसरे हाथ से, जिसमें उसने मनीषा के बालों को पकड़ रखा था, उसके सिर के बालों को खींचने लगी थी। जैसे जैसे वह जोर लगाकर मनीषा के सिर के बालों को खींच रही थी, वैसे वैसे ही मनीषा काफी जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन तभी उसने अचानक से मनीषा के बालों को पकड़कर इतना तेज झटका दिया कि उसके बाल उसके सिर से उखड़ गए। उसके बालों का एक मोटा सा गुच्छा उखड़कर उस चुड़ैल के हाथ में आ गया और मनीषा के सिर से, जहां से बाल उखड़े थे, वहां से हल्का हल्का खून निकलने लगा। मनीषा वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस झटके के साथ ही मनीषा हमारी तरफ आकर गिर गई थी। उसको हमारी तरफ गिरते ही मैं अचानक से उसके ऊपर लपकता हूं और उसे पकड़कर घसीटते हुए उस चुड़ैल से काफी दूर ले जाता हूं। अब मनीषा के बालों को अपने हाथ में पकड़कर वो अजीब तरीके से हंस रही थी। फिर इसके बाद वह हम लोगों से कहती है, अब चाहे तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ से बचाकर भी ले जाओ, लेकिन यहाँ से बचाकर ले जाने के बाद भी यह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब इसके सिर के बाल मेरे हाथ में हैं और जिस किसी के भी सिर के बाल मेरे पास आ जाते हैं वह इंसान पूरी तरह से मेरे काबू में आ जाता है। तुम्हारी दोस्त सोनिया को भी मैंने इसी तरीके से खत्म करके उसका सारा खून पिया था। उसके मुंह से यह बात सुनते ही हम लोगों को समझ में आ गया कि सोनिया अब हम लोगों के बीच नहीं रही है। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है कि एक इतना तेज तूफान आता है कि उस तूफान से उस बंगले की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। वहां धूल भरी आंधी वाला तूफान अचानक से उस बंगले के अंदर भी चारों तरफ छा जाता है। उस वक्त वह तूफान इतना ज्यादा धूल भरा था कि अब हम लोगों को अपने आसपास खड़ा हुआ कोई दूसरा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे बंगले में तेज हवा के साथ सिर्फ धूल ही धूल हो रही थी। उस धूल के साथ छोटे छोटे घास फूस के टुकड़े भी हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही वह तूफान आया, हम सबने अपनी आंखें अपने आप को बचाने के लिए बंद कर लीं। तभी मुझे मेरे कानों में मनीषा की काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी वह चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा दर्द भरी थी कि उसको सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि शायद मनीषा के ऊपर उस चुड़ैल ने फिर से हमला कर दिया है। थोड़ी ही देर बाद मेरा यह शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वह तूफान शांत हो गया था और उस तूफान के शांत होने के साथ ही वहां से 2 लोग गायब हो गए थे। उनमें से एक तो मेरा दोस्त चंदन था
और दूसरी मनीषा थी, यानी कि वहां पर अब सिर्फ मैं ही अकेला खड़ा हुआ था। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यह सब उस चुड़ैल की करतूत है तो फिर उसने सिर्फ मुझे ही क्यों छोड़ दिया है। फिर मैं अचानक से वहां से दौड़ते हुए उस बंगले से बाहर भागता हूं और बाहर भागते ही बंगले के बाहर की तरफ जो कमरा बना हुआ था जिसमें वो दोनों चौकीदार रहते थे, मैं उस कमरे के पास जाकर जोर जोर से उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। मेरे कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, लेकिन अंदर की तरफ से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे लगा कि शायद अंदर की तरफ जो चौकीदार है, जिसका नाम रामू है, वह मुझे चुड़ैल समझ रहा है। उसे लग रहा है कि अब उसके कमरे के बाहर भी वह चुड़ैल आ गई है और वह उसको भी अपना शिकार बना लेगी। तभी मैं उसे आवाज़ लगाता हूँ, रामू, मैं हूँ, तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मेरी आवाज़ सुनते ही वह फौरन आकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही मुझे दिखाई देता है कि वह पूरा पूरा पसीने में डूबा हुआ है। पसीने में डूबने के साथ साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी है। उसने कहा, जब कभी भी इस तरह का तूफान आता है तो वह चुड़ैल किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर लेकर जाती है। रामू की बात सुनते ही मैं उसे बताता हूँ कि उस तूफान में मेरे तीनों दोस्त गायब हो गए हैं, जिनमें से एक दोस्त सोनिया तो पहले से ही गायब है। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही रामू मुझे बताता है वह ज़रूर उन लोगों को इस बंगले के पीछे की तरफ जंगल में जो खाई है वहां पर लेकर गई होगी, क्योंकि आज से पहले भी इस बंगले में जिन लोगों के गायब होने की खबर आई थी, उनकी लाशें कुछ ही दिनों बाद इस बंगले के पीछे की तरफ जो खाई है वहां पर मिली थी। रामू के मुंह से यह बात सुनते ही मैं उससे कहता हूं कि हम लोगों को अभी की अभी उस खाई में जाकर मेरे सभी दोस्तों को बचाना होगा। मेरे ऐसा कहते ही रामू मेरा पैर पकड़ लेता है और मुझसे कहता है, साहब, आप भूलकर भी ऐसी गलती मत करना, वरना आप तो मरोगे, साथ में मुझे भी अपने साथ लेकर मरोगे। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मैं तो बाल बच्चों वाला आदमी हूँ और अपने परिवार को पालने के लिए 14,000 की नौकरी करता हूँ। इस 14,000 की नौकरी के चक्कर में मुझे अपनी जान नहीं गंवानी, भले ही मैं आज से ही यह नौकरी करना छोड़ दूंगा। अब रामू के मुंह से यह बात सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद इस वक्त उस खाई में जाना मेरे लिए भी सही नहीं होगा। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुझे बद्दुआएं देती रहेगी कि मैंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरे मन में अभी भी अपने दोस्तों को बचाने की उम्मीद बाकी थी। रामू की बात सुनकर मेरे कदम जरूर थम गए थे, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं अपनी कोशिश नहीं करूंगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सूरज की पहली किरणें जैसे ही आकाश में फैली, मैंने रामू से कहा, मुझे खाई में जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। रामू ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय के साथ उस खाई की ओर कदम बढ़ाता चला गया। रामू ने हिम्मत जुटाकर मेरा साथ देने का फैसला किया। हम दोनों खाई की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमें किसी के मंत्र का जाप करने की आवाज़ सुनाई देने लगा। वो मंत्र ऐसा था जैसे कोई बूढ़ा तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा हो। खाई के पास पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर था जो अब तक धूल और समय की मार झेलते हुए अंधकार में खो चुका था। मंदिर के भीतर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे जो मंत्र जाप कर रहे थे। उन्होंने हमें देखकर कहा, तुम्हारे दोस्त अभी भी जीवित हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए तुम्हें इस मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र उस चुड़ैल की शक्ति को कमजोर कर देगा। साधु ने हमें मंत्र बताया और कहा कि अगर हम यह मंत्र पूरे मन से जपोगे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम्हारे दोस्तों की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। हमने उस साधु की बात मानी और मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही हमने मंत्र का जाप शुरू किया, हवा में एक तेज झोंका उठा और खाई के पास की सारी चीजें हिलने लगीं। अचानक चुड़ैल का आक्रामक रूप हमारे सामने प्रकट हुआ। वह हमें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मंत्र की शक्ति के सामने उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। कुछ ही देर में चुड़ैल की चीखों के साथ उसकी आत्मा खाई में समा गई।
और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। उसी समय हमारे दोस्तों की लाशों पर पड़ी हुई रहस्यमय धुंध भी गायब हो गई और हमने देखा कि चंदन, मनीषा और सोनिया की सांसें धीरे धीरे वापस आ रही थीं। हमने उनकी धड़कनें महसूस की और उन्हें उठाकर वापस बंगले की ओर ले गए। वापस लौटते समय हमने देखा कि उस खाई के पास खड़ा वह बूढ़ा साधु भी गायब हो चुका था। शायद वह भी उस चुड़ैल के जादू का हिस्सा था जिसे हमें बचाने के लिए भेजा गया था। सभी सुरक्षित घर लौट आए और उस दिन के बाद हमने कभी भी उस बंगले की तरफ मुड़कर नहीं देखा। चंदन, मनीषा और सोनिया, हम सब ने तय किया कि हम सब इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखेंगे। आखिरकार जो कुछ भी हुआ उसे याद करके किसी और को डराने की जरूरत नहीं थी। इस तरह हम सब ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और यह अनुभव हमें और भी करीब ले आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।